अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बढ़ते हैं IAS 12 के ऊपर और हमें क्वेश्चन क्या में करना क्या था, नोट ऑन टैक्सेशन बनाना था और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट ईच टेम्पररी डिफरेंसेस का बनाना था। इसका मतलब है हमने नोट लेफ्ट पेज पे बना लिया और राइट पेज पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना ली, या लेफ्ट पेज पे नोट बना लिया और थर्ड पेज के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए वर्किंग कर ली और करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की बाकी के बहुत सारे टी अकाउंट बना लिए। तो आपका मेजरली काम हो गया नोट का, टैक्सेशन का नोट आपने बनाया, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स और 2-3 लाइंस खाली छोड़ देंगे, फिर रिकन्सिलेशन बना देंगे, पीबीटी, टैक्स रेट और उसके बाद 7-8 लाइंस खाली। उसके बाद बी पार्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और वो आपने उसका फॉर्मेट बना दिया। इससे पिछले साल की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है वो बनाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं बनाएंगे। फिर आपकी आ जाती है करंट टैक्स की वर्किंग। करंट टैक्स की वर्किंग पीबीटी से शुरू होगा और आगे की बात बनेगी और फिर टी अकाउंट्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 350 दिया हुआ था, आपने 350 2-3 जगहों पर लिख दिया जहाँ जहाँ पर प्लेस होता है। एक पीबीटी प्लेस होता है आपका रिकन्सिलेशन में 350 का, फिर आपका पीबीटी करंट टैक्स की वर्किंग में प्लेस होता है, आपने वो लिख दिया। नेक्स्ट आपने काम ये किया कि आपने लिखा अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन एक्सीडेड द टैक्स डेप्रीसिएशन बाय 150 और पिछले साल 125। एज ऑन 1 जनवरी 20, पिछले साल के शुरू में हमारा साल 31 दिसंबर 21 एंड था। मीन्स अगर हम अपने ईयर डिफाइन कर लें तो यूँ बनेंगे 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19 या 1 जनवरी 20। तो पिछले साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 600। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी 600 से। अब इसके अंदर आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट आपकी 1600 थी और टैक्स बेस आपकी 1000 थी, तो 600 से ज़्यादा होगी। आप कुछ भी ना लें, आप कहें कि ज़ीरो ही है तो 600 और ज़ीरो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या कर दिया हुआ है, 600 ले लिया हुआ है और ज़ीरो ले लिया हुआ है क्योंकि कैरिंग अमाउंट ही ज़्यादा है। और 2 सालों की जो डेप्रीसिएशन है हमने वो ले ली हुई है 125 पिछले साल की, 150 इस साल की। तो 125 पिछले साल की, पिछले साल से रिलेटेड कहानी दी हुई है, 125 पिछले साल से ले लेंगे, कैरेट डाउन आ जाएगी, फिर डेप्रीसिएशन ले लेंगे, फिर कैरेट डाउन आ जाएगी। तो ये हमारी वर्किंग में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग के अंदर चली जाएगी, ये भी पिछले साल की और करंट ईयर की, और ये हमारी करंट टैक्स की वर्किंग में चला जाएगा, एड बैक हो जाएगा। 150 करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर आ गया, एड बैक हो गया 150, और 325 करंट ईयर में और 475 लास्ट ईयर के अंदर आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि प्लानिंग साथ साथ किया करें, सिर्फ वर्किंग को साथ लेके ना चला करें। वर्किंग से जब आप चीज़ को उसकी रेलेवेंट प्लेस पर पुट इन कर देते हैं तो असल में मार्क्स मिलते हैं। हम सिर्फ वर्किंग करते जाते हैं और फिर ये वाली चीज़ें साथ साथ नहीं करते तो फिर काम गड़बड़ होता है। एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक्सपेंसेस में शामिल है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ 50 मिलियन, 2020 का 35 मिलियन। एज पर टैक्स रूल्स 150% ऑफ सेट एक्सपेंसेस इज अलाउएबल एज डिडक्शन। एक दफ़ा एक एग्जामिनर ने एक एडजस्टमेंट दी थी जिसने उसमें 200% कहा था। मींस 50 मिलियन की एडजस्टमेंट है, एक एक्सपेंस है, तो 50 मिलियन ही मजीद एडिशनल, टोटल 100 मिलियन का अलाउ हो गया था। तो अब एक्सपेंस 150 मिलियन पर है, 50 मिलियन करंट ईयर का है, तो इसका मतलब है 150% इसका 75 बनता है। तो एक तरीका का तो यह 50 मिलियन ऐड करो, 75 लेस करो, जो कि एक ज़रा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ज़ीरो ऐड अप करो क्योंकि 50 अलाउ होना ही होना है, 25 एडिशनल अलाउ होना है, तो 25 एडिशनल लेस कर देंगे आप। और चूंकि पीबीटी के अंदर 50 शामिल हुआ होगा, ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा और ये एक परमानेंट डिफरेंस टाइप का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है
कि ये कभी भी हमने अकाउंटिंग में लेना ही नहीं है। तो इस लिहाज से हमें क्या करना होगा, हमें जो इसकी एडजस्टमेंट क्रिएट करनी होगी। ये 25 की रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ले ली हमने, 25 रुपए एडिशनल 50% ये ले ली, और इसका इम्पैक्ट टैक्स की रिकंसिलेशन में भी पड़ेगा। इधर हम लेस कर रहे हैं तो इधर भी लेस करेंगे, 25 मिलियन का 30%, ये 7.5। तो ये साथ साथ देखा करें, हम लेस कर रहे हैं, ये एक परमानेंट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और ये रिकंसिलेशन में भी डील हो जाएगा। नेक्स्ट आती है जी चीज़ हमारे पास, ऑन 1 जुलाई 20 टीएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 100 मिलियन। टीएल ने एक्वायर किया 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 जुलाई 20 इस जगह पर, पिछले साल सेंटर में। टीएल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 100 मिलियन की, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 20 पर और 21 पर 115 और 125 थी। टीएल फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल। ओके, मीन्स हमने फेयर वैल्यू गेन पिछले साल 15 का लिखा और इस साल में 115 से 25 10 का लिखा। TL follows their fair value model. Okay, tax authorities allow depreciation at 10% per annum using reducing balance method. Further, full year's tax depreciation is allowed in the year of purchase. मुकम्मल टैक्स डेप्रीसिएशन होगी। तो इसके दो अकाउंट छोटे छोटे से जल्दी जल्दी बना देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी 0 पे, ओपनिंग था, एडिशन की 100 की, सीडी 115 आया तो फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा गया। अगले साल 10 का प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा गया। फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, अब हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इधर डेप्रीसिएशन चार्ज हुई 10 की, 90 के ऊपर 10%, अगले साल 9 की आई और मेरी कैरिंग अमाउंट 81 की हो गई। तो अब जो 125 है और 81 है, ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर चले जाएंगे। 125 और 81 पिछले साल से रिलेटेड कैरिंग अमाउंट्स, नब्बे और 115, ये लास्ट ईयर के अंदर चले जाएंगे। 115 और 90 करंट ईयर के अंदर जो मैंने फेयर वैल्यू गेन लिखा है ये रिवर्स हो जाएगा करंट टैक्स की वर्किंग में। मींस मैंने ऐड किया हुआ था, लेस कर दूंगा, और ये डेप्रीसिएशन भी लेस कर दूंगा 9 की। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की दो एडजस्टमेंट 10 और 9 की, ये लेस कर दी, और हमने यहाँ पर ये दोनों एडजस्टमेंट्स लिख ली। 320 ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके, डन हो गया जी। नेक्स्ट है जी, On 1 July 20, TL obtained a loan of $2 million, which was entirely used to acquire a license from multinational company on the same date. तो हमने सेम डेट पर लाइसेंस ले लिया 1 जुलाई पर। 1 जुलाई पर रेट दिया हुआ है 145। द लोन वाज रीपेड ऑन 31 दिसंबर 20, लोन वापस कर दिया। मीन्स लोन की कोई कैरिंग अमाउंट नहीं होगी। TL एस्टिमेट्स दैट यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस टू बी इनडेफिनेट, मीन्स हमने कोई इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं किया। द एक्सचेंज रेट ऑफ $, ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोस। 31 दिसंबर को हमने पेमेंट ज़रूर की होगी 150 मिलियन के हिसाब से, कोई गेन लॉस 5 का क्रिएट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा क्योंकि हमने पेमेंट की है। अंडर टैक्स लॉस, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी लोन्स आर एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दो टैक्स लॉ के मुताबिक। अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस इज अलाउड एट 10% पर एनम on written down value. Further, full year's tax amortization is allowed in the year of purchase. तो ये टैक्स की कहानी आ गई। टैक्स वालों में एक्सचेंज डिफरेंस भी लेकर जाना है, और एक्चुअल में 2 मिलियन ज़रा 5, 145 से 150 ये आपका लॉस आया है। तो लॉस को रिवर्स कर देंगे, एड बैक कर देंगे। किधर गया लॉस, लॉस लॉस लॉस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, इन्वेस्टमेंट इन, किधर गया, किधर, कौन सी चीज देख रहे थे हम, हाँ, लोन, लोन और लाइसेंस।
इंटेंजिबल एसेट्स ये चीज़ आ गई। हमने एंट्री पास की इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट 290 का, सीडी भी 290 का आया, अगले साल भी 290 क्योंकि इंडेफिनिट लाइफ है। इंटेंजिबल रूल्स के मुताबिक, टैक्स वालों के मुताबिक, ये एक्सचेंज लॉस जो है ये ऐड अप होना चाहिए इधर, और ये पिछले साल का था इसलिए हमने इस साल में नहीं लिया, लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का नहीं था इसलिए एड बैक नहीं हुआ। बी वेयर अबाउट दैट। तो ये सीडी बन गया 290 का, अमोर्टाइजेशन 300 के ऊपर 10% 30 की हुई, 300 के ऊपर 10% 30 की, तो ये 290 नहीं बनेगा, 270 हो जाएगा, और ये ओपनिंग 270 आया, अमोर्टाइजेशन 27 की होगी और ये 243 आ गई। हमारे पास कैरिंग अमाउंट जो आ रही है 290 की आ रही है, और फिर भी 290 की आ रही है। तो हम पिछले साल का सीडी और इस साल का सीडी 290 और 243 साल का लिख देंगे, और लास्ट ईयर में 290 और 270 लिख लेंगे। ले जी, तो ये हमारी आंसर आ गया और ये हमारी वर्किंग आ गई इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड। एड बैक इस वजह से नहीं हुआ कि वो करंट ईयर में नहीं है, वो लास्ट ईयर का है। TL acquired 3% equity in Orange Limited for 400 million on 1 अगस्त 21 इस साल में। The investment was classified as fair value through OCI. As at 31 December 21, fair value of the investment was 320 million. However, this has not yet been accounted for. As per tax laws, gain or loss on investment property is taxable at the time of sale. तो 400 की हमने ख़रीदी थी और फेयर वैल्यू थ्रू OCI हमने डील करना है, तो ये 320 पर गिर गई हुई है। टैक्स वालों के मुताबिक ये 400 पर ही होगी और हमने 320 पर लिख दिया, लास्ट ईयर ये थी नहीं, एक चीज़। और हमने इसके ऊपर फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर लिखा हुआ है OCI के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगी, इसका इम्पैक्ट आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली। हमने ये 0,400 लिखा, फेयर वैल्यू लॉस 80 का लिखा, यहाँ से फेयर वैल्यू रिजर्व में चला जाएगा, हमारी एंट्री ये पास हुई है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो हिस्सों में आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट थी और फेयर वैल्यू रिजर्व था। इन्वेस्टमेंट 400 की थी, ले ली आपने, यहाँ पर आया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 80 के साथ और फेयर वैल्यू रिजर्व 80 के साथ डेबिट। अब इस 80 के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट 80 का 30% 24, ये हमारा आ गया 24 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। नेट करके भी एंट्री पास की जा सकती है। हम ये वाली एंट्री पास कर दें कि 56 रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं, ये फेयर वैल्यू रिजर्व के तौर पर आएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट में, इन्वेस्टमेंट 80 के साथ क्रेडिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी 24 के साथ। नेट एंट्री इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो ये भी वाली भी एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अनयूज टैक्स लॉसेस 31 दिसंबर 20, लास्ट ईयर 80 मिलियन के थे, लास्ट ईयर 80 मिलियन के थे, तो अनयूज टैक्स लॉसेस डायरेक्टली लिखेंगे 80 मिलियन, ये डायरेक्टली डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं और ये 24 इससे लास्ट ईयर की आ जाएगी। अच्छा जी, अनयूज टैक्स लॉसेस की भी डीलिंग हो गई। अदर रिसीवेबल इंक्लूड डिविडेंड इनकम 10 मिलियन रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल थी विच इज टैक्सेबल एट 12% रिड्यूस्ड रेट के ऊपर। अदर रिसीवेबल मींस हमने एंट्री पास कर दी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट 10 मिलियन की, जो कि 12% पर टैक्स होना है, तो रिड्यूस रेट के ऊपर टैक्स है, तो इसको हम अलहदा से डील कर लेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, डिविडेंड इनकम यहाँ से लेस कर दें और इसको अलहदा से टैक्स के अंदर लिख दें कि इसकी टैक्सेशन अलहदा से होनी है 10 ज़रब 12% और करंट टैक्स जो भी बैलेंसिंग निकलेगा उसके ऊपर 30%।
ये अनयूज टैक्स लॉसेज जो हैं वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस के तौर पर लेस होंगे। ये डिविडेंड इनकम लिखा गया, डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स अलहदा से कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, अदर रिसीवेबल में शामिल है तो ये हमने अलहदा से लिख लिया। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। हाउ इट इज अनाउंस्ड ऑन 29 दिसंबर दैट टैक्स रेट विल बी 32% इन द ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड। अगर हमें करंट ईयर में बैठ के फ्यूचर का रेट पता चल जाए तो हमें फ्यूचर का रेट अप्लाई करना होता है डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी में। इंपॉर्टेंट 32%। रिसीवेबल आ रहा था डिविडेंड रिसीवेबल, इसके ऊपर लगना है 12%। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब हमने लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन नहीं की थी, मैंने लिखी नहीं थी, यहाँ पे हाईलाइट नहीं की मैंने, लिखी तो थी। ये करंट ईयर की 27, ये उधर रिवर्स बैक नहीं की है, ये 27 अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के तौर पर लिखा जाना है एज पर टैक्स लॉज। ये टैक्स लॉ के मुताबिक 27 लिखा गया टैक्स लॉस के मुताबिक। तो यहाँ से हमारा करंट टैक्स की वर्किंग आ गई। हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लिया, 101 आया, 10 ज़रा 12 किया, 1.2 आया, 101 और 101.7। अच्छा, इससे इसके ऊपर इस साल में तो टैक्स होना ही नहीं है ना, ये तो ऐड बैक कर दिया, ये तो नेक्स्ट ईयर में टैक्स होना है, नेक्स्ट ईयर, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये नेक्स्ट ईयर टैक्स होना है, टैक्स इन नेक्स्ट ईयर 10.12%। तो ये 101.7 हमारा करंट टैक्स आ गया। और अगली कहानी अब हमने देखनी है कि हमारी एडजस्टमेंट कौन कौन सी होगी। रेट की वजह से इफेक्ट आएगा। हमने अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई है और लास्ट ईयर की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई, हमने कैलकुलेशन की, 132 आ गया। 132 को ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ले लिया, 132 ओपनिंग आ गया हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगली कहानी क्या है, 132 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई ओपनिंग। क्लोजिंग अब हमने बनाई, क्लोजिंग क्या बनी, क्लोजिंग के अंदर 32% लिया रेट और एक लिया 12%, तो ये बन गया मेरा लायबिलिटी 108.7। हमने ये भी 108.7 की ले लिया। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारे पास रेट करंट ईयर के अंदर जो है वो हमें पता चल गया कि फ्यूचर में चेंज हो गया, फ्यूचर में डिफरेंट रेट लगेगा, लेकिन करंट ईयर के अंदर बैठे हुए हम रेट का इम्पैक्ट जो ले रहे हैं वो डिफरेंट ले रहे हैं। करंट ईयर में रेट जो है वो हमारा 30% है, फ्यूचर का रेट 32% है। तो दो के साथ हमारी लायबिलिटी, पिछले साल की लायबिलिटी हम कह सकते हैं ये अबिट रॉन्ग कंसिडर करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि चूंकि हमें इस साल में ये पता चला है तो इस लायबिलिटी को हम सही वाले कर लेते हैं कि इस लायबिलिटी को रीएडजस्ट करते हैं 108.7। तो 108.7 के अंदर अगर रेट का इम्पैक्ट निकाला जाए 1.2 को सेपरेट करके, क्योंकि उसने तो 12% पे टैक्स होना है, अगले साल भी 12 पे ही होना है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वो तो हमने उसका इम्पैक्ट ठीक कर दिया है यहाँ से रिवर्स करके, ए यहाँ से रिवर्स करके, कि ये तो जिस अंदाज में था उसी अंदाज में चल रहा है। तो ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, ये वाली रेट का इम्पैक्ट अब क्लोजिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से तकसीम 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो फिर ये हमारी 6.72 आ जाएगी और फिर हमारा बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का आएगा रेट चेंज का इम्पैक्ट। अब रेट चेंज का इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पर लिख दें करंट टैक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ये दोनों इम्पैक्ट यहाँ पर अलग-अलग लिख दें तो और भी अच्छी बात है। मसलन डेफर्ड टैक्स
लाइबिलिटी बढ़ रही है 6.72 से क्रेडिट, और 6.02 रिवर्स हो रही है। अब ये ब्रैकेट ना ही लगाएं तो अच्छी बात है। 101.7 ये भी एक्सपेंस है, ये 0.7 नहीं, ये भी एक्सपेंस है, और ये हमारी रिवर्सल है। तो ये नेट होके 102 हो जाएगा। अब जो रेट चेंज का इम्पैक्ट है, ये सेम इम्पैक्ट यहाँ पर भी जाना है, रेट का इम्पैक्ट। दूसरा तरीकाकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो परमानेंट डिफरेंसेस को छोड़कर अगर हम यहाँ पर लें परमानेंट डिफरेंसेस, तो परमानेंट डिफरेंस एक हमने लिखा था रीस्ट्रक्चरिंग वाला, इसको रीएडजस्ट करें तो भी हमारा बैलेंस हमें बताएगा कि करंट ईयर के डिफरेंसेस कितने क्रिएट हो रहे हैं जिनके ऊपर हमने टैक्स लेना है। तो जो सा इम्पैक्ट यहाँ पर रेट का इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर भी पड़ेगा नीचे। डिविडेंड इनकम रिड्यूस रेट पे है, तो रिड्यूस रेट का इम्पैक्ट भी यहाँ पर लेकर आएंगे कि हमने अपना रेट लेस कर दिया, यहाँ पे 30% दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा रिड्यूस रेट का इम्पैक्ट। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारा कहानी पूरे के पूरे क्वेश्चन की। उम्मीद है आप लोगों के लिए आसानी हुई होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।